तो क्या होता अगर डीमन स्लेयर का सबसे ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर यानी कि योरिची अगर तांजीरो की एरा में जन्म लेता तो आखिर स्टोरी कैसी चलती और आखिर ये स्टोरी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती और इस स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट आते। तो इस वीडियो पर हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे और मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये स्टोरी रियल स्टोरी से भी बहुत ज्यादा हटके होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख और इस वीडियो के मजे लेना। तो चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता ही है योरिची का भाई भी है यानी कि मिचिकात्सु को मैं कोकोशिबो ही कहूंगा। तो अगर योरिची तांजीरो की एरा में जन्म लेता तो कोकोशिबो भी तांजीरो की एरा में ही जन्म लेता। जैसा कि हम लोगों को पता ही है योरिची ने ही सारी ब्रीदिंग स्टाइल को बनाया है, मतलब कि सन ब्रीदिंग को बनाया है और बाकी ब्रीदिंग सन ब्रीदिंग से ही बनी है। और इस टाइमलाइन के कोकोशिबो को भी मून ब्रीदिंग नहीं आती है क्योंकि अब तक कोई ब्रीदिंग स्टाइल बनी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इस स्टोरी में ब्रीदिंग स्टाइल होने ही नहीं वाली है तो आप गलत हो, क्योंकि बाद में चल के योरिची सबको ब्रीदिंग स्टाइल सिखाएगा। और अभी तक डीमन स्लेयर कॉर्प्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं क्योंकि उन्हें कोई ब्रीदिंग स्टाइल नहीं आती है। यहाँ तक कि सारे हाशिराज भी बहुत ज्यादा वीक होते हैं, तो वो बस थोड़े नॉर्मल ही डीमन को मार पाते हैं। वो बस अपनी नॉर्मल शॉट से ही उन सारे डीमंस को मारते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प्स और हाशिरा लोअर मून और अपर मून के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है क्योंकि लोअर मून और अपर मून तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस टाइमलाइन के हाशिरा और डीमन स्लेयर कॉर्प बहुत ज्यादा वीक है, तभी उन लोगों के लिए वो बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन फिर एंट्री होती है योरिची की, जिसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया होता है और वो सारे डीमन स्लेयर्स को ब्रीदिंग स्टाइल के बारे में बताता है और उन्हें वो सिखाता है। और फिर जब डीमन स्लेयर कॉर्प्स और हाशिरा ब्रीदिंग स्टाइल को यूज करने लगे तब उनको ये लगा कि अब वो डीमंस को अच्छी टक्कर दे पाएंगे और उन्हें हरा भी पाएंगे। और इस टाइमलाइन का मुजान अभी बहुत ज्यादा टेंशन फ्री है क्योंकि उसे कोई बड़ा खतरा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे अभी ऐसा लग रहा है कि सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स बहुत ज्यादा वीक है, तो अभी वो मस्त ऐसे ही घूम रहा है। और फिर योरिची सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को सब चीजें बता देता है और जब डीमन स्लेयर कॉर्प्स और हाशिरा ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करके डीमंस को हराने लगते हैं तब मुजान को धीरे धीरे ये समझ आता है कि अब उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है योरिची। और वो ये सोचता है कि अब उसे योरिची को मारना ही पड़ेगा। और फिर मुजान सारे अपर मून और सारे लोअर मून को लेकर योरिची से लड़ने चले जाता है। लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन जैसे ही योरिची और मुजान आमने सामने होते हैं। मुजान ने अभी तक अपने सारे अपर मून और लोअर मून को नहीं बुलाया है, लेकिन योरिची मुजान को बहुत ज्यादा आसानी से हरा देता है, जिसके बाद मुजान को ये समझ आ जाता है कि वो योरिची से नहीं जीत सकता है। और फिर वो अपने अपर मून और लोअर मून को बुलाता है ताकि योरिची डिस्ट्रैक्ट हो पाए। और मुजान अपर मून और लोअर मून को ऑर्डर देता है कि वो योरिची से लड़ें। और जब योरिची ऐसे ही फाइट में बिजी होता है तब वहाँ से मुजान खिसक जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और मुजान जैसे ही वहाँ से गायब होता है तब तक योरिची ने लोअर मून और थोड़े बहुत अपर मून को मार दिया होता है, लेकिन डोमा और काजा बच जाते हैं और वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसमें अपर मून 1 कौन है, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में तो अपर मून 1 कोकोशिबो था, तो इस टाइमलाइन में कौन होगा? तो इस स्टोरी में अपर मून 1 डोमा है और अपर मून 2 अकाजा। लेकिन अब एंट्री होने वाली है कोकोशिबो की। और कोकोशिबो को जब ये सब चीजें पता चलती है कि योरिची बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है तब कोकोशिबो ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही वो योरिची से जलने लगता है। जिसके बाद कोकोशिबो को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो फिर उसके बाद वो ओरिजिनल टाइमलाइन जैसे ही मुजान से हाथ मिला लेता है और वो भी डीमन बन जाता है। और कोकोशिबो अकाजा और डोमा को हरा के सीधे अपर मून 1 बन जाता है। जिसके बाद अकाजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अभी अपर मून 3 होता है। जिसके बाद अकाजा दोबारा से कोकोशिबो को चैलेंज करता है ताकि अकाजा अपर मून 1 बन पाए। लेकिन जैसे ही उन दोनों की फाइट शुरू होती है तब कोकोशिबो आराम से जीत जाता है। और ये चीज देखकर मुजान सोचता है कि क्यों ना डोमा और अकाजा को मिलके कोकोशिबो से लड़ा जाए और इससे ये पता लग जाएगा कि कौन अपर मून 1 बन सकता है। फिर डोमा और अकाजा मिलके कोकोशिबो से लड़ते हैं, लेकिन वो दोनों फिर से नहीं जीत पाते हैं। तो अब अपर मून 1 कोकोशिबो ही रहेगा और अपर मून 2 डोमा और अपर मून 3 अकाजा। और ये चीज देखकर मुजान बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसे पता लग गया था कि कोकोशिबो योरिची का ही भाई है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब कहानी आती है तांजीरो की। तांजीरो की स्टोरी वैसी सेम टू सेम चल रही होती है। उसकी फैमिली डीमन से मारी जा चुकी होती है और नेजुको डीमन बन चुकी होती है और तांजीरो बहुत ट्रेनिंग करने के बाद डीमन स्लेयर कॉर्प्स भी ज्वाइन कर ली होती है और उसे जेनोत्सु और इनोसुके भी मिल चुके होते हैं। तांजीरो की कहानी चेंज होना शुरू होती है मुगल ट्रेन आर्क से। और इस टाइमलाइन में भी तांजीरो, रेनगोकू, इनोसुके और जेनेत्सु ये चारों ही मिलके एमू को हरा देते हैं। और इस फाइट के दौरान रेनगोकू भी नहीं मारा जाता है क्योंकि इस टाइमलाइन में अभी तक मुगल ट्रेन आर्क में अकाजा आया ही नहीं होता है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अकाजा क्यों नहीं आया, तो ओरिजिनल टाइमलाइन में मुजान ने अकाजा को इसलिए भेजा था ताकि मुजान तांजीरो को मरवा सके, क्योंकि मुजान ने तांजीरो के कानों में वो इयरिंग्स देख ली होती हैं। लेकिन इस टाइमलाइन में मुजान ने अभी तक तांजीरो को ही नहीं देखा है, तो वो अकाजा को यहाँ पर भेजेगा ही क्यों? और इसी वजह से रेनगोकू की मौत नहीं होती है। और फिर तांजीरो को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसे हिनोकामी कागुरा के बारे में और जानकारी लेनी होती है। तो तब वो योरिची के पास जाता है क्योंकि योरिची ने ही सारी ब्रीदिंग स्टाइल बनाई है और तांजीरो का हिनोकामी कागुरा यानी कि सन ब्रीदिंग योरिची से ज्यादा किसे ही पता होगा। तो वो सीधे योरिची के पास जाता है और फिर
तांजीरो योरिची से मिलने जाता है और फिर योरिची तांजीरो को देख के समझ जाता है कि ये भी सन ब्रीदिंग यूजर है और वो ऐसी थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जिसके बाद योरिची उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है और योरिची तांजीरो को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद योरिची तांजीरो को डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करना भी सिखाता है और साथ ही साथ वो तांजीरो को सन ब्रीदिंग में मास्टरी भी करवाता है और ऐसी बहुत ढेर सारी टेक्निक जितनी योरिची को आती थी वो सभी चीजें वो तांजीरो को सिखाता है और उसके बाद सारे हाशिरास भी अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करना सीख जाते हैं, लेकिन उन सबसे पहले तांजीरो ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया था। अब आगे जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क आती है, इसके अंदर तांजीरो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है और ज्यादा वीक भी नहीं होता है। वो अपने मार्क को अनलॉक करके डाकी को तो हरा देता है, लेकिन उसे ग्योटारो को हराने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। पर ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही वो ग्योटारो को हरा देते हैं, लेकिन इस बार जैसे वो ग्योटारो को हराते हैं उसके बाद टेंजन हाशिरा बनने से रिटायर नहीं हुआ होता है, वो अब भी हाशिरा ही होता है। अब इसके आगे के आर्क यानी कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क, ये वाली आर्क भी बिल्कुल ओरिजिनल टाइमलाइन जैसी ही चलती है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि मित्सुरी और म्यूचिरो को अपने डीमन स्लेयर मार्क पहले ही अनलॉक करने आ गए थे, तो इसलिए वो बहुत ही इजीली हेंटेंगु और क्योको को हरा देते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अब तक डीमन स्लेयर मार्क में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तो अब इसके बाद आती है इन्फिनिटी कासल आर्क। तो इन्फिनिटी कासल आर्क में बहुत ज्यादा खतरनाक ही चेंजेस हुए हैं। तो इस बार अकाजा और तांजीरो नहीं लड़ते हैं। तो अब आप सोच रहे कि लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। तांजीरो अकाजा से इसलिए लड़ता है क्योंकि अकाजा ने ओरिजिनल टाइमलाइन में रेनगोकू को मार दिया था, तो इसी वजह से तांजीरो अकाजा से रिवेंज लेने के लिए लड़ता है। लेकिन इस टाइमलाइन में रेनगोकू मरा ही नहीं है, तो तांजीरो अकाजा से नहीं लड़ता है। तो अगर ये फाइट इस स्टोरी में नहीं होती है तो हम ये मान लेते हैं कि तांजीरो किसी और डीमन से लड़ता है किसी और के साथ, और बाकी दूसरे हाशिराज अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग अपर मून से लड़ेंगे। अब आप ये मान लो कि अकाजा और डोमा सैनिमी और ग्योमी के साथ लड़ेंगे ओरिजिनल टाइमलाइन से बहुत ज्यादा अलग। ऐसा इसलिए होगा कि कोकोशिबू दूसरी बैटल में बिजी है। तो अब आती है बात फाइनल फाइट की, जिसमें 2v2 होगा और वो होगा मुजान, कोकोशिबू, योरिची और तांजीरो के बीच। अब ये फाइट शुरू होती है तब तांजीरो योरिची के साथ अपनी सारी पावर्स को मास्टर कर लेता है और इसमें आगे जाके दो अलग अलग 1 वर्सेस 1 होंगे, जो कि होंगे मुजान वर्सेस तांजीरो और कोकोशिबू वर्सेस योरिची। अब एक तरफ जब तांजीरो अपनी पूरी पावर लगा के मुजान से लड़ रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ कोकोशिबू और योरिची की फाइट चल रही होती है, और अब योरिची को ये पसंद नहीं आ रहा था कि उसका भाई कोकोशिबू अब डीमन बन चुका है, लेकिन योरिची अब कुछ नहीं कर सकता है, तो वो पूरी पावर लगा के अब कोकोशिबू से लड़ रहा होता है। और जिसके थोड़ी देर बाद ही कोकोशिबू को ये रियलाइज हो जाता है कि वो डीमन बनने के बाद भी योरिची को नहीं हरा पाएगा। बाद कोकोशिबू अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर योरिची कोकोशिबू को मार देता है। तो अब जब कोकोशिबू हार ही गया है तो फिर योरिची बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन योरिची अपने आप को कंट्रोल करता है। अभी एक खतरनाक सा विलन बचा है और फिर योरिची तांजीरो के साथ मिलके मुजान से लड़ने लगता है, और ऐसे ही योरिची और तांजीरो दोनों मिलके मुजान को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और ऐसी उनकी लड़ाई चल रही होती है। और फिर थोड़ी देर बाद मुजान ये समझ जाता है कि उसका भी बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो अब अपने मास्टर प्लान को करने जाता है और इसके बाद ही वो तांजीरो के अंदर अपना सारा ब्लड डाल देता है, जिस वजह से तांजीरो डीमन किंग बन जाता है और मुजान वहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एक और फाइट होने वाली है, जो कि होने वाली है डीमन किंग तांजीरो वर्सेस योरिची। तो इस वाली फाइट को तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इस फाइट का ज्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में पूरी लिख के बता दो कि आखिर अगर ये फाइट होती तो कैसी फाइट चलती। और अगर मैं बताऊं तो इस फाइट में ज्यादा कुछ नहीं होता, तांजीरो थोड़ी देर बाद ही मुजान की ब्लड में कंट्रोल पा लेता और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। तो आप लोग अपनी इमेजिनेशन को कमेंट करना मत भूलना। तो आप जल्दी से आप कमेंट करना शुरू कर दो, आखिर मैं भी तो देखूं आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये वाली टाइमलाइन की एंडिंग यहीं पर हो जाती है और इस टाइमलाइन में ज्यादा लोग मारे भी नहीं गए हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दो, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वट इफ बनाते रहता हूँ। और मिलते हैं अगली स्टोरी में।